सो लास्ट क्लास तक हमने टाइप ऑफ एनर्जीज डिस्कस कर लिया था. काइनेटिक एनर्जी होगी फ्लूइड में, पोटेंशियल एनर्जी होगी फ्लूइड में, प्रेशर एनर्जी होगी. The next topic is Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem is basically conservation of energy for a fluid. This theorem is nothing but conservation of energy of fluid. Conservation of energy for ideal fluid. कि अगर आपको एक फ्लूइड गिवन है and if that fluid is ideal, तो उस आइडियल फ्लूइड के लिए जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, उस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं. तो देखो, बर्नौलीज थ्योरम का सिंपल सा स्टेटमेंट है. फ्लूइड में तीन तरह की एनर्जीज थी. काइनेटिक थी, पोटेंशियल थी, प्रेशर थी. तीनों टाइप की एनर्जीज का जो सम होगा वो सम कांस्टेंट होगा, प्रोवाइडेड आपका फ्लूइड आइडियल होना चाहिए. सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, potential energy and pressure energy per unit volume of a fluid is or of an ideal fluid. अब जब आप आइडियल लिखो ना, तो बेटर होगा कि ब्रैकेट में डिफाइन कर दो आइडियल का मतलब क्या है. आइडियल फ्लूइड सिंपल मीन्स नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, irrotational, and in streamline flow. Streamline flow is constant. तो जो सम होगा इन सारी एनर्जीज का फॉर अ फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, वो कांस्टेंट होगा. इसे आप बर्नौलीज थ्योरम कहेंगे. बर्नौलीज थ्योरम का जो एक्सप्रेशन डिराइव होकर आएगा वो आएगा हाफ पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर. अगर आपको कल याद हो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पी था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच था, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये प्रूफ करना है, इतना लिख लीजिए, फिर इसको डिराइव करते हैं. इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा प्लीज. Sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume is constant. भाई हुआ इतना, रब करूं इसको. Done, sir. Yes, sir. Done. चलिए, ये कंप्लीट हुआ. अब इसको डिराइव करना है कि ये जो p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जो मैंने लिखा है, इसे आप डिराइव कैसे करेंगे. तो इसे डिराइव करने के लिए आपने पाइप लिया, ये आपका रेफरेंस लेवल है, ये हाइट है h1
और ये जो हाइट है, दिस हाइट इज h2। यहां से कुछ फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे करके। कुछ फ्लूइड एंटर करता है, कुछ पोर्शन बाहर निकल जाएगा। दिस इज N1 एंड दिस इज N2। सो देखो कुछ डेल्टा टी टाइम में, मतलब इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। यहाँ जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है। जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो प्रेशर P1। कुछ डेल्टा टी टाइम में मान लीजिए फ्लूइड यहां तक फ्लो कर गया, इसने जो डिस्टेंस कवर करा होगा फ्लूइड ने, दैट डिस्टेंस इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम डेल्टा टी। इसी तरह से इतने डिस्टेंस का जो फ्लूइड होगा वो बाहर आ गया होगा डेल्टा टी टाइम में। N2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2, प्रेशर इज P2, वेलोसिटी इज V2। तो जो टाइम लगेगा टी डेल्टा टी टाइम में, जो डिस्टेंस कवर करेगा फ्लूइड, वो डिस्टेंस V2t हो जाएगा। इसे मैं D1 लिख रहा हूं और इसे मैं D2 लिख रहा हूं। तो कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं। A1 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A1 A2 जो है यहाँ वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है N1 और N2 का। इसी तरह से V1 V2 वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटीज हैं N1 और N2 की। तो N1 पर फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, N2 पर वेलोसिटी V2 है। तो यहाँ जो लिक्विड है वो उसको इनवर्ड्स पुश कर रहा है विद प्रेशर P1। यहाँ जो लिक्विड होगा वो इसको बैकवर्ड पुश कर रहा होगा। पूरे पाइप में लिक्विड भरा हुआ है, देखो ये जो पूरा पाइप है इसमें लिक्विड भरा है। ये जो पीछे वाला लिक्विड है ये इसको आगे पुश करेगा, लेकिन ये जो आगे निकल गया होगा लिक्विड, ये इस पाइप के अंदर जो लिक्विड है उसे पीछे पुश करेगा। फिलहाल हम जो भी कंडीशंस लगाएंगे, जो भी सॉल्व करेंगे, हम उस फ्लूइड को सॉल्व करें जो विद इन द पाइप है। पाइप के बाहर जो फ्लूइड है उससे कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ वो फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं विच इज विद इन द पाइप। तो जो विद इन द पाइप जो फ्लूइड है उसे बाहर वाला फ्लूइड इनवर्स पुश कर रहा होगा, और ये जो आगे निकल गया होगा फ्लूइड पाइप में से, ये इस फ्लूइड को बैकवर्ड पुश कर रहा होगा। तो ये डायरेक्शन होगा P2 का। किसी और कलर से इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P2। ये डायरेक्शन है P2 का और ये डायरेक्शन है P1 का। P1 और P2 जो है, these are pressure at end 1 and 2। नहीं अब्दुल्ला, जरूरी नहीं है कि ये क्लोज पाइप हो, एक ओपन पाइप है जिससे लिक्विड कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करता चला जा रहा है। ये इतना बड़ा पाइप था, इससे पूरा लिक्विड फ्लो करता चला जा रहा था, तो मैंने पाइप का एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, एक सेक्शन कंसीडर कर लिया मैंने पाइप का। तो ये तो गिवन डेटा है, आपको शो करना है कि यहाँ एनर्जी कंजर्व्ड है। तो यहाँ ये शो करने के लिए कि एनर्जी कंजर्व्ड है, आप दो काम करेंगे। आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय द प्रेशर एट N1 एंड N2। ढंग से सुन लो, इट्स अ लेंथी कैलकुलेशन। इन द फर्स्ट स्टेप आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे, वर्क डन बाय प्रेशर एट N1, वर्क डन बाय प्रेशर एट N2, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। फिर आप कैलकुलेट करेंगे जब फ्लूइड वन एंड से टू एंड पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में क्या चेंज आएगा। फिर आप कहोगे जितना वर्क डन किया उतना ही एनर्जीज में चेंज आना चाहिए। वर्क डन को चेंज इन एनर्जी से, ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। सो यहाँ पहले आपको वर्क डन बाय प्रेशर चाहिए, तो बहुत स्टेप्स में लिख रहा हूँ। फर्स्ट एंड के लिए स्टेप्स लिखेंगे, सेकंड एंड डायरेक्ट क्या करेंगे। तो मुझे पहले बताओ, फोर्स ऑन एंड वन by
प्रेशर P1। अब मुझे आंसर्स दिखे आप लोगों के चैट रूम में। प्रेशर P1 इस एंड पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? प्रेशर गिवन है, एरिया गिवन है, फोर्स क्या होगी? एक गौरव का आंसर आया जो सही है बस, और किसी का कुछ नहीं। मित्री, बैकवर्ड पुश का तो यही है कि अगर आपने चीजों को कांटेक्ट में रख दिया तो एक दूसरे पे पुश करेंगे, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो बैकवर्ड पुश मिलेगा। लिक्विड खींच तो नहीं सकता। एक आमना का आंसर आया, अब्दुल्ला, यश, ये 3 आंसर्स हैं, और एक गौरव का आया था। अनुभव का गलत है, अब्दुल्ला का सही है। दिशा, P/S नहीं होता। अरे प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया यार, क्या हो जाता तुम लोगों को? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, रंजू, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। ये एंड 1 पर फोर्स एक्ट करेगा। अब इस फोर्स की वजह से फ्लूइड ने D1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। नाउ वर्क डन ऑन फ्लूइड एट एंड 1। भाई मैं थोड़ी सी ज्यादा डिटेल लिखूंगा तो बुक्स के कंपेरेबल शायद नंबर ऑफ स्टेप्स आपको ज्यादा दिखें, लेकिन इससे क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड 1 पर वर्क डन क्या होगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। भाई ये डिस्प्लेसमेंट है D1, फोर्स भी राइट में, डिस्प्लेसमेंट भी राइट में, एंगल आ गया F1D1 cos 0 डिग्री। सो आपको वर्क डन मिल गया, योर वर्क डन इज F1D1। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। How much is F1? F1 is P1A1. So you can substitute 1 and 2. When you substitute 1 and 2, then your work done W1 is, it's P1, it's A1, it's D1. This is equation number 3. D1 की वैल्यू आप रख सकते हो। D1 is speed of fluid into time. So D1 is displacement of fluid in time delta t. तो देखो एंड 1 पर फ्लूइड की स्पीड v1 है, टाइम डेल्टा t है, तो डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं, इट्स v1 डेल्टा t, वेलोसिटी इनटू टाइम। फोर्थ को थर्ड में रख दीजिए। तो जब आप फोर्थ को थर्ड में रख देंगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा, इट्स P1 A1 V1 डेल्टा t। दैट्स इक्वेशन नंबर 5। डाउट बताइए, इक्वेशन नंबर 5 तक कोई इश्यू है? No, चलो गुड, इतना लिख दो जल्दी से और मुझे बताओ जब हो जाए, रब करते हैं इसे। और इसको थोड़ा ढंग से करना, लाइक फ्लूइड में अगर किसी डेरिवेशन के आने के चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 80% आएगी आएगी। दैट इज दिस बर्नौलीज थ्योरम। जी अब्दुल्ला, बाकी के कंपेरेबल इसके ज्यादा। चलो गुड, सब लिख चुके हैं, इसको रख कर देते हैं। सर एक मिनट। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। कितना हो जाए बताइएगा, इसको रब करना है। डन सर। इसी तरह से N2 पर अगर आप आओगे, सिमिलरली वर्क डन बाय प्रेशर P2 एट N2। जरा गेस कर सकते हो क्या होगा? इससे डायरेक्टली आप गेस कर सकते हैं।
विद प्रॉपर साइन लिखिएगा, लिखिए जरा, बताइए क्या होगा। W1 तो मैंने लिख दिया, W2 गेस करो, इतनी अकल तो होगी यार, करो जल्दी से। गौरव आंसर सही है बट साइन गलत है, तो गलत है। मैत्री आंसर सही है बट साइन गलत है, तो गलत है। और किसी का? हाँ तो साइन साइन बताओ गौरव। सुधांशु, हाँ गौरव अब सही है। सुधांशु साइन गलत है। आमना का बिल्कुल सही है। मैत्री का अब बिल्कुल सही आ रहा है। तिशा साइन गलत है, वही गड़बड़। साइन गलत है, वही गड़बड़। अब सही हो गया। और बाकी लोग तो ट्राई नहीं करते ना। माइनस युवराज, तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ता है। -P2A2V2 डेल्टा टी। माइनस साइन आएगा। माइनस साइन का इतना सा रीजन है कि भाई डिस्प्लेसमेंट राइट में कवर कर रहा है, फोर्स लेफ्ट में आ रही है, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। दैट्स इक्वेशन नंबर 6। अब मैं इसको टोटल वर्क डन ले लेता हूं। सो अगर मैं टोटल वर्क डन ले लूं, देन टोटल वर्क डन, total work done W is W1 plus W minus P2 A2 V2 delta T. सो ये वर्क डन का ये एक्सप्रेशन आई। डेल्टा टी चाहो तो कॉमन ले सकते हैं। डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा। चलो देखते हैं डेल्टा टी को कहाँ यूज किया जा सकता है। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहां से जितना, हाँ अब्दुल्ला आपके मैसेजेस आए थे कुछ, मैंने कह भी दिया था। सही था आपका। अब देखिए ये तो आ गया। अब मुझे जरा ये बताओ, यहां जो लिक्विड फ्लो करेगा डेल्टा टी टाइम में, वो लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? पहले मैं जो स्टेप लिख रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग at N1 is exactly equal to volume of fluid leaving at N2। जितना फ्लूइड N1 पे एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड N2 पर लीव कर जाएगा। जितना एंटर कर रहा है उतना बाहर निकलेगा। और टाइम भी लिख देता हूं यार, डेल्टा टी टाइम में चाहिए। कोई बता सकता है मुझे कितना फ्लूइड एंटर कर रहा होगा? कैसे लिखेंगे डेल्टा टी टाइम में? देखो कॉपी करके कोई भला नहीं होना, थोड़ी बहुत अकल चलाओगे तो शायद काफी दिन तक याद रहे। हाँ कितना होगा, मुझे फॉर्मूला चाहिए। A V T P इन सब की टर्म्स में। किसी का आंसर नहीं है। ओके देखो मैं लिख देता हूँ भाई, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ A1। अरे ग्रेट, गौरव का सही है बिल्कुल। नहीं दिशा, ना ना, यस यश का बिल्कुल सही है। मैत्री गड़बड़ करी। भाई देखो A1 V1 कल हमने किया था, रेट ऑफ फ्लो होता है। रेट ऑफ फ्लो मीन्स एक सेकंड में जो लिक्विड फ्लो कर जाएगा वो A1 V1। मैं तो कह रहा हूँ डेल्टा टी टाइम में तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। जो बाहर निकलेगा एक सेकंड में कितना बाहर निकलेगा? A2V2। तुम्हें डेल्टा टी टाइम में चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। और ये इक्वेशन 1 थोड़ी ना होगी, ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। भाई बताओ ये बात समझ में आ रही है? जब मैं लिख रहा हूँ ना A1V1
t1, दैट मीन्स 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ। डेल्टा टी टाइम के लिए डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर रही, a2 v2 1 सेकेंड के लिए कह रहा हूँ, डेल्टा टी टाइम के लिए डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर रही, और इसी को मैं डेल्टा v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। So delta V is simply volume of liquid or volume of fluid flowing in time delta t. डेल्टा टी टाइम में जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो वॉल्यूम है डेल्टा वी। आप तो आप एक काम कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा वी। इस a1v1 डेल्टा टी और a2v2 डेल्टा टी की जगह डेल्टा वी रख दो, 8 को 7 में रख दो। वॉल्यूम तो सेम फ्लो कर रहा है ना, जितना एंटर कर रहा है उतना ही तो बाहर निकल रहा है, कुछ लॉस थोड़ी ना हो रहा है। तो यहां जो वर्क डन आ गया वो वर्क डन आ गया, इट्स P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। तो ये आ गया P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, दैट इज इक्वेशन नंबर। तो ये 9th इक्वेशन है, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। तो इतना वर्क डन हो जाएगा, इतना वर्क डन फ्लूइड कर रहा होगा P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्क डन तक तो हो गया, फिर देखते हैं एनर्जी में चेंज कैसे कैलकुलेट होगा। V याद रखिएगा वॉल्यूम है, डेल्टा V वेलोसिटी मत ले लेना। अब तो सीधी सीधी कैलकुलेशन रह गई, अब स्टेप्स हैं ज्यादा लेकिन कुछ टफ नहीं है कैलकुलेशन। रब करूं इसे? यस सर। चलो सब लिख चुके हैं इतना? यस सर। अच्छा, अब यही जो वर्क डन है यहां से आप चेंज निकाल सकते हैं एनर्जी में। तो आप निकाल दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा, दैट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, which is half m v2 square minus half m v1 square. That is equation number 10. ऐसे ही आप लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई h1 हाइट से h2 चला गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो चेंज हो जाएगा डेल्टा U, which is mgh2 minus mgh1. That is equation number 11. इसी तरह से प्रेशर एनर्जी में भी चेंज आएगा। चेंज इन प्रेशर एनर्जी, तो इसका तो कोई सिंबल ही नहीं बचता, तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रेशर एनर्जी, डेल्टा प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी मैंने लिखाया था प्रेशर डिफरेंस के इक्वल होता है, तो इट्स P2 डेल्टा V minus P1 delta V, that is equation number 12. तो ये आ गया आपका।
अब आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आप वर्क डन लोगे वही वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, चेंज इन प्रेशर एनर्जी भी होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ जो वर्क डन होगा W is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy, work done by pressure plus change in pressure energy. तो वर्क डन कितना, इट्स P1 minus P2 into delta V. Change in kinetic energy, which is half, oh sorry, मतलब वर्क डन हो ही गया, वही वर्क डन में तो प्रेशर आ ही गया। So your work done is change in kinetic energy plus change in potential energy. तो यहाँ जो वर्क डन है वो वर्क डन है P1 minus P2 into delta V. Change in kinetic energy है half m V2 square minus half m V1 square plus potential energy है mgh2 minus mgh1। अब आप सिर्फ एक काम करो, 1 1 वाली टर्म एक साइड ले जाओ, 2 2 वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ। तो जब आप 1 वाली टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, P1 डेल्टा V प्लस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस mgh1 is P2 delta V plus half m V2 square plus mgh2। यहां तक लिख लीजिए। अगर आप ढंग से देखोगे आपको सारी एनर्जीज दिखनी शुरू हो जाएंगी। चलिए इतना लिखिए। इसमें कोई डाउट? सिर्फ जो भी आपने वर्क डन किया उस वर्क डन की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई तो मैंने काइनेटिक एनर्जी में चेंज लिख दिया, हाइट चेंज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिख दिया, और वर्क डन को टोटल चेंज इन एनर्जी से इक्वेट कर हमें जी प्रेशर एनर्जी सिर्फ इसलिए नहीं ली कि जो भी आप वर्क डन ले रहे हो ना, प्रेशर एनर्जी वाली चीज वर्क डन में ऑलरेडी आपने काउंट कर ली। तो बेसिकली ऐसा हो रहा है, अगर आप एनर्जी की टर्म्स में लेते हो तो आप कहते हो प्रेशर एनर्जी है जिसकी वजह से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो अगर आप लेफ्ट में वर्क डन में भी प्रेशर ले लो, राइट में आप प्रेशर एनर्जी भी ले लो, तो एक ही टर्म आप दोनों बार ले रहे हो तो कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर बचेगा ही नहीं आपकी इक्वेशन से। हुआ ना? अच्छा, अगर आप इन टर्म्स को अब ढंग से देखोगे तो देखो, ये प्रेशर एनर्जी है एंड 1 पर, ये काइनेटिक एनर्जी है एंड 1 पर, और ये पोटेंशियल एनर्जी है एंड 1 पर। ये प्रेशर एनर्जी है एंड 2 पर, काइनेटिक एनर्जी है एंड 2 पर, पोटेंशियल एनर्जी है एंड 2 पर। तो यहां से तो आपकी एनर्जी कंजर्व हो गई। तो इक्वेशन 12 से आप लिख सकते हो ना, फ्रॉम इक्वेशन 12 टोटल एनर्जी एट एंड 1 is equal to total energy at N2। तो
A पर टोटल एनर्जी और 2 पर टोटल एनर्जी, दोनों एनर्जीज इक्वल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इज कंजर्व्ड। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो प्रेशर एनर्जी होगा, ये तीनों जो सम है, इन तीनों का सम कंजर्व हो जाएगा। सो एक तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा देखिए, अब अगर इसी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को आप, ये समझ में आया आपको इतना, ये तीनों एनर्जीज का सम कंजर्व कैसे आया इक्वेशन नंबर 12 से? यस सर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म्स में मुझे एक्सप्रेस करना है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इज कंजर्व, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, potential energy is mgh, pressure energy is pressure into change in volume is constant। तो जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया उसे मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब आप एक काम और कर सकते हैं, इस एनर्जी को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 12 को बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी इज वॉल्यूम। तो जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, दिस इज P1 डेल्टा V बाय डेल्टा V प्लस हाफ m V1 स्क्वायर बाय डेल्टा V प्लस mg H1 बाय डेल्टा V which is P2 डेल्टा V बाय डेल्टा V प्लस हाफ m V2 स्क्वायर बाय डेल्टा V प्लस mg H2 बाय डेल्टा V। अब जब आप डिवाइड कर दोगे, देखो डेल्टा V को कैंसिल कर देगा, दिस इज P1। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है, दिस इज हाफ रो V1 स्क्वायर। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा विच इज रो GH1। P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। सो यहां आपने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिया, यहां एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी per unit volume at A per unit volume at N1 is equal to total energy per unit volume at 2 N2 ये इक्वल। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपसे लिख दो हाफ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू H1 नहीं H इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं देखो बहुत नेचुरल सी बात है, अगर मैं कह रहा हूं टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, दैट मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कंजर्व्ड रही होगी। इसी में आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 30। आप एक काम और कर सकते हो, आप इस पूरी, ये सब जो मैं लिख रहा हूं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इस पूरी इक्वेशन को मैं रो जी से डिवाइड कर दूं। डिवाइड इक्वेशन 13 बाय रो जी, दोनों साइड रो जी से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 13 बाय रो जी का मतलब है इसे रो जी से डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ दोनों तरफ लिखना नहीं चाह रहा, ये भी रो जी से डिवाइड होगा, ये भी रो जी से डिवाइड होगा, ये भी रो जी से डिवाइड होगा, सब रो जी से डिवाइड हो जाएगा।
तो ये आएगा P बाय रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर बाय रो जी प्लस रो जी H बाय रो जी इज कांस्टेंट बाय रो जी। भाई कांस्टेंट बाय रो जी का क्या मतलब है? कांस्टेंट आ जाएगा एक और। सो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। दिस इज P बाय रो जी। देखो यहां से रो कैंसिल होगा, इट्स हाफ V स्क्वायर बाय जी, रोजी से रोजी गया प्लस H इज इक्वल टू प्लस H इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पर इसकी देखो H है ना, हाइट की डायमेंशंस, ये जो H है इसकी डायमेंशंस होंगी L1, तो ये भी L1 है V स्क्वायर बाय 2G की डायमेंशन। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस कहता है आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, बस नाम इनके अलग होते हैं। इसे कहते हैं प्रेशर हेड, डायमेंशंस लेंथ की है। इसे कहते हैं वेलोसिटी हेड, और ये तो खैर हाइट है ही। तो अगर कहीं आ जाए हाफ V स्क्वायर बाय जी की यूनिट, तो इसकी यूनिट याद रखिएगा मीटर है, क्योंकि हाइट में आप उसी को ऐड कर सकते हैं जिसकी डायमेंशंस हाइट की डायमेंशन से मैच करेंगे। तो अगर ये मीटर तो ये भी मीटर। अब जगह खत्म मेरे पास, इतना लिखो और बताओ मुझे इसमें कहीं कोई परेशानी। सर ये अजम्पशन हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं ना, कि लेंथ अगर वहाँ। दोबारा मैत्री, कौन सी कहाँ assumption ली है मैंने? सर ये लास्ट वाला जब आपने बोला ये वाला लेंथ है तो वो वाला भी लेंथ होगा। ये assumption नहीं है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, कि अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं देन दे शुड हैव सेम डायमेंशन। लाइक लेंथ में लेंथ ही ऐड होगा, लेंथ में यस ब्रेथ सर, ऐड नहीं। यस सर। तो हाँ, यहाँ पर सर यहाँ पर डेंसिटी भी है और जी भी है, और उस तरफ सर जी भी है और एक जी है सिर्फ सर, तो वो ऐड होने के लिए। हाँ, ऐड होने के लिए डायमेंशन सेम होनी चाहिए ना। अगर आप यहाँ और यहाँ डायमेंशंस कैलकुलेट करोगे इस पूरे की, लाइक V स्क्वायर बाय जी की, तो डायमेंशंस लेंथ की डायमेंशंस आएंगी। प्रेशर की ओके डायमेंशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय जी की डायमेंशन। जब आप डिवाइड करेंगे तो डायमेंशंस लेंथ की आएगी। इसी ओके सर। सर मतलब पूरा डिवाइड करके सबकी क्वांटिटी सेम आएंगी। डायमेंशन सेम आएंगे, L1 L1 L1। ओके सर। सर ये 14 में जो थर्ड टर्म है उसके लिए भी स्पेशल नेम है कोई? नहीं यार, हाइट ही है, तो हाइट ही है। ये टर्म्स याद रखना कभी कभी ना, तो वो कि प्रेशर हीट लिखा है। हेड हेड HEAD, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड काइनेटिक एनर्जी हेड। हेड लिखने का बस ये रीजन है, इसको ना आप हाइट से कंपेयर कर दो। इतना हो जाए तो बताइए मुझे, इसको रब करते हैं। इसमें एक आध थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन और बचा हुआ है। अभी रब करूं इसको? चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं फिर। नेक्स्ट देखिए,
अब यहां पर एक डिस्कशन और आता है, वो कहता है पाइप हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पाइप मींस दोनों साइड से हाइट सेम है, H1 और H2 इक्वल। अगर मैं आपसे कहता हूं हॉरिजॉन्टल पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब सिर्फ इतना है कि मान लीजिए एरिया तो अलग है लेकिन हाइट सेम है, दोनों एंड से हाइट सेम, H1 H2 दोनों हाइट सेम। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लूं पर यूनिट वॉल्यूम वाला, यूजिंग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो देखिए अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी यूज कर रहा हूं तो ये एक्सप्रेशन क्या था, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 is P2 plus half rho V2 square rho G H2. दोनों साइड से हाइट सेम है, so this rho G H1 will definitely cancel this rho G H2. हाइट सेम है ना दोनों साइड, तो rho G H1 rho G H2 कैंसिल कर देगा। रीजन लिख देता हूं कि H1 और H2 इक्वल है, तो आपके पास सिर्फ ये बच गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर is P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल पाइप में हाइट वाली टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी, तो हाइट नहीं लिखते, जस्ट प्रेशर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम कांस्टेंट हो। एक चीज और याद रखिएगा, उसके लिए जरा सा ये बेसिक देखो, मैं आपसे कहता हूं x और y का सम कांस्टेंट है, लेट्स से दैट कांस्टेंट वैल्यू इज 10, x को 2 रखा, y को 8 रखा, सम आ गया 10, 2 और 8 10। अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा दूं, x से बढ़ाकर 3 कर दूं, तो मुझे बताओगे y की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। x की वैल्यू और बढ़ा दूं 5, y की वैल्यू कम हो जाएगी, x की वैल्यू और बढ़ा दूं, y की वैल्यू और कम हो जाएगी। मींस अगर दो क्वांटिटीज का सम कांस्टेंट है, मैं कोई एक क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए। दैट मींस अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, और मैं कह रहा हूं जो हॉरिजॉन्टल पाइप विस्कोसिटी नहीं है, एनर्जी इज कंजर्व, तो आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या लगता है? घट जाएगी। डिक्रीज। So on increasing pressure, velocity decrease हो जाएगी and vice versa. So in horizontal flow, at points of high pressure, velocity decreases. भाई अगर वेलोसिटी भी, अब्दुल्ला प्रेशर वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, बिल्कुल प्रेशर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये लिक्विड का प्रेशर है अब्दुल्ला, बाहर वाला प्रेशर नहीं है, लिक्विड का अपना प्रेशर है। कोई बाहर से आपने मोटर नहीं कनेक्ट करी हुई, एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसी लिक्विड के मैं पॉइंट्स का प्रेशर ले रहा हूं, लाइक ऐसे कर कर एक लिक्विड फ्लो करता चला जा रहा है और मैं इसी लिक्विड में अलग अलग पॉइंट्स लिया हूं। ऐसा ही तो नहीं होता। तुम एक्सटर्नल प्रेशर क्यों सोच रहे हो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि एक प्रेशर है जो लिक्विड को पुश कर रहा है? मैं कह रहा हूं जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसी का प्रेशर है। अब जरा यहाँ लॉजिक लगाओ अब्दुल्ला, अगर ये टर्म भी इंक्रीज हुई, ये भी इंक्रीज हो गई, तो क्या सम कांस्टेंट रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट कब रह सकता है? जब जिस जगह वेलोसिटी इंक्रीज हो वहां प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, मतलब इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत है,
बहुत बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशन है इस कॉन्सेप्ट की, कि जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी लिक्विड की, वहां प्रेशर अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ चीजें तो आपने ऑब्जर्व भी करी होगी, जैसे अच्छा, एक अभी ऑब्जर्व करा है या सुना है इस चीज को कि अगर एक ट्रेन है बहुत हाई वेलोसिटी से जा रही है और आप ट्रेन के पास जाकर खड़े हो गए, तो बहुत चांसेस है कि ट्रेन आपको अट्रैक्ट कर ले। भाई ये कहीं सुना है आप लोगों ने? ऑब्वियसली ऑब्जर्व तो नहीं करा होगा इस चीज को। यस सर सुना है। यस सर। बहुत पास जाकर खड़े हो यस गए, सर सुना है। ट्रेन अट्रैक्ट कर ली। अच्छा, अब्दुल्ला नहीं सुना? ऐसी होता है, अगर एक ट्रेन है बहुत हाई वेलोसिटी से जा रही है, आप ट्रेन के पास जाकर खड़े हो गए तो वो ट्रेन अट्रैक्ट करती है। अच्छा, मुझसे ही सुना था। अब अगली बार नहीं है, खतरनाक है, ये एक्सपेरिमेंट तो मत करना, ये तुम्हें यूट्यूब वगैरह पे। यस सर वो तभी सर येलो लाइन होती है ना जिसके पीछे कहते हैं कि जिसके पीछे खड़ा होना चाहिए सर, वो इसी रीजन की वजह से होती है, राइट? मेट्रो में वो जो येलो लाइन है ना, वो इसीलिए बनी हुई है। सर हाँ सर वो ट्रेन तो सॉलिड है। हाँ हाँ, ट्रेन सॉलिड है, बिल्कुल ट्रेन सॉलिड है, अभी बता रहा हूँ कैसे है। अब देखो, ये ट्रेन मूव कर रही है विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, तो ट्रेन के साथ साथ अभी अगर आप ऐसे खड़े हो ना, मान लो ये आप हो, यहाँ से भी एयर प्रेशर एक्ट कर रहा है और यहाँ से भी एयर प्रेशर एक्ट कर रहा है, और एयर प्रेशर कम नहीं होता, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई एयर प्रेशर होता है। 1 पास्कल, 1 atm, 10 raised to the power 5 पास्कल्स। यहाँ से भी एयर प्रेशर है, यहाँ से भी एयर प्रेशर है, आप एक जगह खड़े हो, अगर मैं यहाँ से एयर निकाल दूं ना, तो इस एयर प्रेशर की वजह से आप आगे जाकर गिरोगे। एज अ नोन फैक्ट, अगर आप ऐसे खड़े हो, इधर से भी एयर प्रेशर है, इधर से भी एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर छोटा मोटा नहीं होता, 10 raised to power 5 पास्कल का प्रेशर है, बहुत हाई एयर प्रेशर होता है। आप यहाँ से निकाल दो एयर प्रेशर खत्म हो गया, वैक्यूम क्रिएट कर दो, तो ये एयर आपको आगे पुश कर देगी। ये आया समझ में? तभी ट्रेन समझा पाऊंगा। यस सर। यस सर। सर। अब ये जब ट्रेन, गौरव इसको सुन लो फिर मैं देता हूँ आंसर, बहुत हाई वेलोसिटी से जा रही है, तो ट्रेन और इस आदमी के बीच की जो एयर है उसकी भी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। ट्रेन और इस आदमी के बीच में जो एयर कॉलम है इसकी भी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। हाई वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, एयर का प्रेशर यहाँ डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ तो कोई वेलोसिटी नहीं थी एयर की, भाई जो एयर ट्रेन के साथ कांटेक्ट में होगी वो तो हाई वेलोसिटी से जाएगी। सुनो अब्दुल्ला, थोड़ा देर सुनो फिर कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहां से भी एयर प्रेशर एक्ट कर रहा था, यहां से भी एयर प्रेशर एक्ट कर रहा था, दोनों एयर प्रेशर इक्वल थे। हाई वेलोसिटी की वजह से ये वाला एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो ये एयर प्रेशर डिक्रीज होने का क्या मतलब है, यहां से जो एयर प्रेशर एक्ट कर रहा है वो उस आदमी को आगे ले जाएगा और ये जाके ट्रेन के साथ स्टिक कर जाएगा। तो ये रीजन है, हाई वेलोसिटी की वजह से बताया था प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो जहां एयर की वेलोसिटी ज्यादा, वहां एयर प्रेशर कम हो गया। अब ये दोनों साइड से एयर सेम प्रेशर से नहीं पुश कर रही है, ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये अल्टीमेटली आगे फेंक देगा। लगता है ट्रेन ने ट्रैक किया, लेकिन एक्चुअल में एयर पुश कर रही है। ये बताओ, ये समझ में आया? फिर मैं डाउट्स लूं इनके। चलिए गौरव, सो तो इंडिया के आधे लोग मर जाएंगे अगर ट्रेन ट्रैक करती है, तो लाइन के पीछे तो कोई खड़ा ही नहीं। गौरव, इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी कितनी ज्यादा है। बहुत कम वेलोसिटी पर, यूजुअली प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन पास होती है ना, उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म पर विद वेलोसिटी एज हाई एज 120 किलोमीटर पर आवर, तो उसको अट्रैक्ट कर ली। अरे ये सुनते नहीं हो कि रेलवे ट्रैक के आसपास जाकर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसका रीजन यही है। अच्छा अब्दुल्ला, तुम्हारी कंट्री में ट्रेन नहीं है? ओके ओके। नहीं मैत्री, स्टेशन के एरिया से कोई मतलब नहीं है, मैन के एरिया से मतलब है, वो तो हर जगह सेम है। सो गौरव, जिस चीज को तुम प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलोसिटी इतनी नहीं होती, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म के अलावा कोई जगह है वहां वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो एक पुश होगा। दिस वुड नॉट हैपन इन अ स्पीडिंग स्पेस शटल,
यश स्पीडिंग जो स्पेस शटल होगा वो जब तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में है ये सारे फैक्टर्स चलते रहते हैं, ये सारे फैक्टर्स होंगे उसके लिए। लेकिन अगर तुम एक स्पेस शटल ऐसे जा रहा है तो उसकी यहां और यहां एयर की वेलोसिटीज तो सेम होंगी, तो इस स्पेस शटल पर एक साइड ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से एयर प्रेशर ज्यादा है वो एक तरफ मूव कर जाए जब तक ये एटमॉस्फेयर में। और एक बार एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया यश तो फिर उसके बाद तो कुछ एयर ही नहीं है कि आप इस फेनोमेना को एक्सपेक्ट करेंगे। यश यस सर। सो इसकी एप्लीकेशंस मैं आपको लिख कर दूंगा, जितनी भी एप्लीकेशंस एनसीईआरटी ने बर्नौलीज की दी हुई है, लाइक 4-5 एप्लीकेशंस हैं, सारी एप्लीकेशंस में यही इक्वेशन यूज होती है, यही फैक्ट पता होना चाहिए, जहां प्रेशर ज्यादा वहां वेलोसिटी कम। एक और एग्जांपल है, पता नहीं तुम लोगों ने एक्सपीरियंस तो नहीं करा होगा लेकिन शायद सुना होगा, ये सुना है कि जो हट होती है, झोपड़ी होती है, अगर विंड आंधी आ रही है तो उसकी रूफ उड़ जाती है, बाकी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रह जाता है। ये सुना है? नहीं सर, नहीं सुना। चलो फिर ये भी सुनो, कहाँ किस दुनिया में रहते हो तुम? सुना है? आ सर जाना आप एक ना। बार रिपीट कर सकते हैं, मैं आउट हो गई थी। मैं कह रहा हूँ कि एक चीज, एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भी मैं आपको लिख के दूंगा कि अगर आपने एक हट है, ऐसा होता है अक्सर कि विंड बहुत तेज विंड चल रही है, लाइक आंधी है या तूफान आ रहा है कोई, और उसमें हट की जो रूफ है वो रूफ उड़ जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, बाकी स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी स्ट्रक्चर वैसी है, सिर्फ रूफ उड़ जाती है। नहीं यस सुना? सर, सुना है। ऐसी होता है, नहीं सुना तो अब सुन लो। अब नहीं सर। अब ये जहां पर कंक्रीट की छतें नहीं होती वहां तो ये बहुत कॉमन है, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। होता क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली देखो, मान लो विंड नहीं है, कोई साइक्लोन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विंड की बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी नहीं है, अंदर भी एयर है, घर के बाहर भी एयर है, अंदर वाली एयर इस रूफ को ऊपर पुश कर रही होगी, बाहर वाली एयर इस रूफ को नीचे पुश करेगी, अंदर वाली एयर का प्रेशर P1, बाहर वाली एयर का प्रेशर P2, दोनों प्रेशर इक्वल, रूफ कहीं नहीं जा रही अपनी जगह। एक दिन क्या होता है, ये रूफ है, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत हाई वेलोसिटी है बाहर, अंदर तो एयर ऑलमोस्ट रेस्ट में, बाहर वेलोसिटी बहुत ज्यादा। वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, दिस प्रेशर इज P1, दिस प्रेशर इज P2। जहां वेलोसिटी ज्यादा, अगर मैं अंदर लिख दूं V1 तो बाहर की जो एयर है उसकी वेलोसिटी बहुत बहुत ज्यादा है अंदर की लेयर के कंपेयर में। सो इफ V2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V1 तो P2 इज लेस देन P1, मींस बाहर एयर प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का एयर प्रेशर ज्यादा है। बताओगे मुझे नेट पुश कहां मिलेगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? सर अपवर्ड्स। अपवर्ड, बाहर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, तो ये एयर प्रेशर इसको ऊपर कर देगा, तो ये जो एयर प्रेशर है इसको ऊपर उड़ा के ले जाएगा। सर वो वॉल्स किसकी बनी है सर? वॉल्स मड ले लो, मड की वॉल्स हैं या वुडन वॉल्स हैं। सर सर तो वो वेलोसिटी की, हाई वेलोसिटी की वजह से बिल्कुल उन पे इफेक्ट नहीं पड़ सकता? इतनी वेलोसिटी नहीं हो तो मैं नहीं कह रहा कि इतनी वेलोसिटी के पूरा ही खत्म हो जाए, मतलब अगर कम वेलोसिटी पर भी विंड है तो उसमें ऐसा होता है कि बाकी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, सिर्फ रूफ उड़ जाती है। हाँ जी सर ओके। इग्लू के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता, वहां भी ऐसा ही होता अगर वो जो ऊपर आइस क्यूब्स लगे हुए हैं वो आइस क्यूब्स हैवी ना होते और एक आइस क्यूब दूसरे आइस क्यूब से जो कनेक्ट हो जाता है वो कनेक्टिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग ना होती, तो ऐसा इग्लू में भी हो सकता है। एज कंपेयर टू इग्लू, ये जो जगह है ना, ये जो हट है, यहाँ पर कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे भी बांध बूंद के अलग कर दो, जैसे फील नहीं करते लोग अक्सर, इसीलिए कि बहुत स्ट्रांगली अगर बाउंडेड है तो नहीं होगा, वीकली बाउंडेड है तो चीजें अक्सर दिख जाती। हो गया, इसको रब कर दूं मैं?
हाँ वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। नहीं मेरी रूफ तो है ही, लेकिन वहां जो फोर्सेस हैं रूफ की, वो फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब इतनी स्ट्रांग रखी जाती हैं कि विंड की अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा, ऐसा ना हो कि ऊपर ब्लो कर दे। ओके सर। रब कर दूं इसको, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके यस ऊपर। सर। इसमें एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। लाइक एरोप्लेन में अगर आपने कभी सोचा हो कि एरोप्लेन का इंजन फोर्स कहाँ अप्लाई करता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अपवर्ड्स? सर हॉरिजॉन्टली। यस। सर वर्टिकली। तो दोनों तरफ। अबे चल, दोनों तरफ नहीं होता, सिर्फ हॉरिजॉन्टली लगाता है। प्लेन में वही इंजन होता है जो कार में होता है, तो बस ऑब्वियसली इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इंजन है वही जो कार में हॉरिजॉन्टली लेकर जाएगा। ऊपर क्यों जाता है प्लेन? सर प्लेन की सर एयर वेलोसिटी बहुत प्रेशर की ज्यादा वजह होती है से। रनवे पे। एयर प्रेशर की वजह से, जिस रीजन की वजह से रूफ ऊपर गई थी ना, कुछ वही काम एरोप्लेन में हो रहा होता है। तो मैं अभी उसे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एक न्यूमेरिकल करा दूं फिर मैं प्लेन पर आऊँ। जरा तुम फॉर्मूला यूज करना सीख जाओ, तब मैं प्लेन के ऊपर आऊंगा, फिर प्लेन डिस्कस करें। सो दैट्स अगेन, जो प्लेन का मोशन है, दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज। अब एक चीज और है, देखो यश कार स्पॉयलर्स में एक मिनट सोचना पड़ेगा भाई। ये जो बर्नौलीज थ्योरम है ना, ये सिर्फ पाइप में अप्लाई नहीं करते, कहीं भी अगर घर में भी एयर फ्लो कर रही है एक डोर से दूसरी विंडो तक, वहां बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हर्ट में मैंने अप्लाई करके दिखाई थी। तो आप ये ना समझेंगे एक पाइप होना जरूरी है, कोई भी दो एंड जहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके दो एंड्स पर आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं। यश मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे, बस एक न्यूमेरिकल लिख दूं, वरना ये न्यूमेरिकल आज मैं करा नहीं पाऊंगा। अच्छा एक चीज और है, आप में से किसी एक बच्चे का कंसर्न था कि जो डिलीटेड सिलेबस है जो हट गया इस साल, मैं उसे क्यों करा रहा हूँ। रीजन सिर्फ इतना है, 2 साल के बाद जब आप नीट या जेई का एग्जाम दोगे तब शायद वो सिलेबस आ रहा हो। एक बार आप कोई चीज पढ़ लेते हैं तो याद रहता है, तो मैं इसीलिए उसको स्किप नहीं कर रहा, मैं कराता चला जा रहा हूँ। Horizontal pipes, two horizontal pipes. In the first pipe, speed of water is 4 meter per second and pressure is 2 into 10 raised to the power 4 Newton per meter square. Calculate speed and pressure of water in second pipe. Diameter of pipes are इतना लिख लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं और देखते हैं।
हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब समझ जाइएगा कि दोनों साइड हाइट सेम है। एक रफ स्केच खुद बनाओ, फिर सॉल्व करते हैं इसे। हाँ भाई, रब कर दूं इसे? क्वेश्चन तो लिख लिया ना? Yes, sir. आपको दो पाइप दिए, एक का डायमीटर 3 है, एक का डायमीटर 6 है। ऐसे मान लो ग्राउंड से दोनों की हाइट सेम है, ये भी h और ये भी h। इसे A1 मान लिया आपने एरिया, ये V1 है, यहाँ वेलोसिटी A2 है, V2 है, प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर आपने P2 ले लिया। हॉरिजॉन्टल फ्लो की इक्वेशन यूज कर लीजिए, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ओके कैस्पल, अभी चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए यहाँ गिवन क्या क्या है, यहाँ आपको V1 गिवन है, यहाँ P1 गिवन। आपको P1 दिया है 2 into 10 raised to the power 4। आपको V1 दिया है 3 नहीं 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, सो इट्स 2 into 10 raised power 4 प्लस हाफ रो। भाई वाटर की डेंसिटी भी याद होनी चाहिए, इट्स 1000 kg per meter क्यूब। तो अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं, वाटर की डेंसिटी 1000 हो गई, वेलोसिटी इज 4 स्क्वायर, इट्स P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब अगर आप इसे सॉल्व करो, देखो 2 into 10 raised to the power 4, ये 16 हो गया, 16 by 2 8 हो गया, इट्स 8000 इज P2 प्लस हाफ रो की भी वैल्यू रख दो यार, वाटर की डेंसिटी है 1000 into V2 स्क्वायर। तो ये आ गया 2 into 20,000 plus 8,000, 28,000 is P2 plus 500 V2 square, its second equation। अब बस प्रॉब्लम ये कि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स तो नहीं आ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस सेकंड से दो वेरिएबल निकाल लें। तो मुझे बताओगे और क्या यूज किया जा सकता है? ये तो अटक गई प्रॉब्लम यहाँ जाकर, दो वेरिएबल आ गए, एक P2 और एक V2, और क्या यूज किया जा सकता है? हाँ जी बताइए, और क्या कर सकते हैं? तो अटक गई प्रॉब्लम। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल तो नहीं आ सकते सर। हाँ, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, गुड, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सो देखिए, जब आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे तो ये आएगा A1 V1 इज A2 V2। A1 होता है पाई R1 स्क्वायर V1, ये आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर V2। पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 को आप लिख सकते हैं डायमीटर का हाफ, तो D1/2 स्क्वायर V1, D2/2 स्क्वायर V2। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया D1 स्क्वायर V1, D2 स्क्वायर V2। D1 D2 V1 की वैल्यू गिवन है, D1 रख दीजिए 3 स्क्वायर,
देखिए यूनिट इसीलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा, दोनों साइड सेम क्वांटिटीज हैं, कैंसिल हो जाएंगे. V1 is 4, D2 square 6 square multiplied by V2. So that's 9 into 4 by 36 is V2. अरे तो 1 आ गया. अब अगर V2 आ गया तो देखो यार, ये तो थी सेकंड इक्वेशन, ये निकाल दी मैंने थर्ड. रख दो या V2 की वैल्यू, P2 भी आ जाएगा. 3 को 2 में रख दो तो ये आ जाएगा 28,000 is P2 plus 500 into V2 square. तो V2 is 1 square आ गया. So देखिए P2 आ गया, 500 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 28,000 में से the 27,500 pascals is your P2. भाई यहाँ तक बताइए, क्लियर है? Yes, sir. सिंपल sir. एप्लीकेशन बनाओ, चलिए इतना लिख लीजिए, कल और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. जी अब्दुल्ला, इतना लिख लिया आपने तो क्लास ओवर. Yes, sir. थैंक सर यू वो सर. बाय डाउट सर. हाँ, सर कार स्पॉइलर, ये जरा मुझे बताओगे और कुछ कार स्पॉइलर के बारे में नहीं कर पा रहा.